नमस्कार। मैं सहायक प्राध्यापिका संजीवनी संदीप पाटिल, कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय गडिंग्लज, हिंदी विभाग प्रमुख। आज हम नागार्जुन जी लिखित तेरी खोपड़ी के अंदर इस कविता का अध्ययन करेंगे। वैसे तो नागार्जुन जी को सभी लोग जानते हैं। हिंदी साहित्य जगत में एक प्रगतिवादी सशक्त हस्ताक्षर के रूप में नागार्जुन जी को पहचाना जाता है। उन्हें यात्री इस नाम से भी पहचाना जाता है। वैसे उनका असल नाम है वैद्यनाथ मिश्र जी। अब देखते हैं वैद्यनाथ मिश्र जी का जीवन परिचय। वैसे नागार्जुन जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण वे किसी भी एक स्थान पर टिककर नहीं रहे। इस कारण वे घूमते रहे और घूमते रहने के कारण समाज में व्याप्त आडंबर, पाखंड, समस्याएं आदि को ही उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया। और इसीलिए नागार्जुन जी की कविताएं, नागार्जुन जी का साहित्य मतलब जनमानस का साहित्य है। जनमानस की समस्याओं को वाणी देने का काम कवि नागार्जुन जी ने किया है। इसीलिए नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन जी का जन्म दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में सन 1911 में हुआ और उनका देहावसान सन 1999 में हुआ। अब देखिए कि नागार्जुन जी ने बहुत ही सरलता से, सहजता से आम आदमी की पीड़ा को, उनकी वेदना को आवाज या उनकी वेदना को वाणी देने का प्रयास अपने साहित्य के माध्यम से किया है। बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, प्रेत का बयान, तुमने कहा था, ऐसे कई कविता संग्रह, उपन्यास उनके बहुचर्चित रहे हैं। ऐसे महान साहित्यकार, महान कवि की एक कविता का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तेरी खोपड़ी के अंदर यह कविता सांप्रदायिकता के कारण हमारे देश में जो भीषण परिस्थिति निर्माण हुई है उसका बयान करती है। यह कविता ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या इस काव्य संग्रह से संकलित की गई है। पहले हम कविता का पाठ करेंगे। गले में रुद्राक्ष की लंबी माला लटक रही थी। जोगिया कलर वाले कुर्ते पर दाहिने कान से लाल फूल अटका पड़ा था। चमक रहा था भाल पर चंदन का पीला तिलक। वह अपना रिक्शा मेरे निकट ले आया। नमस्ते बाबा जी, संजीदगी में बोला। किधर को ले चलूं बाबा जी? मैं उसको गौर से देखने लगा। वो अच्छा भला युवक था। गंदगी सूरत का, दुबला पतला, बड़ी बड़ी आंखें सुरमई, चौड़ी पेशानी पर चमक रहा था चंदन का टीका। लुंगी पील थी, पैर खाली थे। चलो बाबा जी, किधर ले चलूं? चिपी तालाब, बेगमपुर? कि इतने में एक और युवक इन कानों में फुसफुसा के कह गया, खबरदार, यह मुसलमान है, इसके रिक्शे पर कभी न बैठना आप। मगर अपना साथी बोला, हम इसी का रिक्शा लेते हैं। हमने उससे कहा, हॉस्टल ले चलो। हाँ हाँ, मेरठ कॉलेज हॉस्टल। हमें हॉस्टल के गेट पर पहुंचाकर निहायत नरम आवाज में वो कहने लगा, बाबा जी, अब हम चुटैया भी रखेंगे। 8-10 रोज की भूखमरी के बाद हमारे अंदर ये अक्ल फूटी है। बाबा जी रुद्राक्ष के मन के अच्छी मजूरी दिला रहे हैं। बाबा जी, अब हम चुटन्ना भी रखेंगे माथे पे। अब हम चंदन का टीका भी रोज लगाते रहेंगे। बाबा जी, अब हम अपना नाम भी तो प्रेम प्रकाश बतलाते हैं। वो अपना रिक्शा लेकर वापस जा रहा था। उसने हमारी बातें सुन ली थी, तभी तो अपना वक्तव्य सूत्र के रूप में हमारे सामने रख गया था। अपना रिक्शा लेकर प्रेम प्रकाश जा रहा था और हम दोनों मिनटों उसे जाते हुए देखते रहे। यो तो वो कल्लू था, कल्लू रिक्शा वाला, यानी कलीमुद्दीन। मगर अब वो प्रेम प्रकाश कहलाना पसंद करेगा। भूख की भट्टी में खाक हो गया था। जियो बेटा प्रेम प्रकाश, हाँ हाँ, चोटी जरूर रख लो, और हाँ, पूर्णमासी के दिन गढ़ की गंगा में डूब लगाना। हाँ हाँ, तेरा यही लिबास तेरे को रोजी रोटी देगा। सच बेटा प्रेम प्रकाश, तूने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन तू अब इतना तो जरूर करना, मुझे उस नाले के करीब ले चलना कभी जहां कल्लू का कुनबा रहता है। मैं उसकी बूढ़ी दादी के पास, बीमार अब्बा जान के पास बैठकर चाय पियाऊंगा कभी। कल्लू के नन्हे मुन्ने मेरी दाढ़ी के बाल सहलाएंगे
और तेरा सिर। मेरे अंदर से एक गुस्सेल आवाज आई, बुड्ढे अपना इलाज करवा तेरी खोपड़ी के अंदर। बच्चों, कविता पाठ करने के बाद अब हम इस कविता का परिचय प्राप्त करेंगे। जैसे कि इस कविता के पठन के समय आपकी समझ में एक बात आ गई होगी कि ये कविता सांप्रदायिकता का असर आम जनता पर किस कदर हुआ है, ये विशद करती है। कलीमुद्दीन नाम का एक मुस्लिम युवक जो भूखमरी से तड़प रहा था, या जो उसका परिवार जो है ये 8-10 दिन के भूखे रहने के बाद वो अपने आप में परिवर्तन करता है और अपना नाम प्रेम प्रकाश बतलाकर रिक्शा चलाता है। मतलब आज हमारे देश में सांप्रदायिक विद्वेष इतना बढ़ गया है, दंगे फसाद इतने बढ़ गए हैं कि किसी मुसलमान के रिक्शे पर हिंदू बैठते नहीं और ना किसी हिंदू के रिक्शे पर मुसलमान बैठते हैं। अब इस कदर हम या इस तरफ हम क्यों जा रहे हैं? इस तरह का एक फसाद या दंगे हमारे देश में क्यों उत्पन्न हो गई है? पता नहीं क्यों, लेकिन आज मनुष्य मनुष्य से दूर होता जा रहा है, बिछड़ता जा रहा है, मानवता नष्ट होती जा रही है। अब इसी का बयान कवि नागार्जुन जी ने इस कविता के माध्यम से हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है। यह कविता, जैसे कि मैंने पहले कहा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, इस काव्य संग्रह से उद्धृत की गई है, संकलित की गई है। कविता के पहली पंक्ति में कहा गया है कि गले में रुद्राक्ष की लंबी माला लटक रही थी। ये जो कलीमुद्दीन नाम का मुस्लिम युवक है, इसने अब अपने लिबास में परिवर्तन कर दिया है और अपने गले में रुद्राक्ष की लंबी माला उसने पहन रखी है। अब उसने अपने तिलक, माथे पर तिलक भी लगाया हुआ है। मतलब कोई उसे पहचाने नहीं कि वो मुसलमान है या हिंदू, और इसीलिए वो हिंदू का लिबास धारण करके मेरठ में रिक्शा चलाने का काम कर रहा है। और जैसे ही कवि नागार्जुन जी अपने साथी के साथ वहाँ चले जाते हैं तो वो कहता है कि बाबूजी मैं आपको कहाँ ले चलूँ। अब उसके लिबास की तरफ, उसके सूरत की तरफ जैसे ये दोनों देख रहे हैं, तभी एक दूसरा रिक्शा वाला आकर कहता है कि इसकी रिक्शा पर आप कभी न बैठना क्योंकि ये मुसलमान है। देखिए, हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में कितनी गहरी दीवार उत्पन्न हो गई है कि क्या क्या हो रहा है, न जाने राजनीति में क्या क्या होता है, और उसका असर हमारे देश की गरीब जनता पर, सामान्य जनता पर होता है। कोई भूख से तड़पता है, लेकिन फिर भी इस विषमता के कारण, इस जातीयता के कारण, धर्मांधता के कारण कोई किसी का आज नहीं है। मानवता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। इसीलिए वो युवक आकर कहता है कि बाबूजी उसकी रिक्शा पर आप कभी मत बैठना क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन कवि नागार्जुन जी का साथी बोलता है कि नहीं नहीं, अब तो हम इसी की रिक्शा पर बैठेंगे। अब उसी की रिक्शा पर बैठकर वे मेरठ कॉलेज के हॉस्टल तक चले जाते हैं, और हॉस्टल में जाने के बाद उनकी बीच में, उनके साथी के और उनके बीच का संवाद सुनकर ये जो कलीमुद्दीन है, जो अपने आप को प्रेम प्रकाश बतलाता है, ये कहता है, उन्हें रिक्शा से उतारता है और कहता है, बाबूजी देखिए यहाँ कहा गया है। निहायत नरम आवाज में वो बोला, बाबूजी अब हम चुटैया भी रखेंगे। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर, तिलक लगाकर भी लोग उसे पहचान रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये असल में हिंदू नहीं है। इसीलिए वो कह रहा है कि बाबूजी अब हम चुटैया भी रखेंगे, क्योंकि 8-10 रोज की भूखमरी के बाद हमारे अंदर ये अक्ल फूटी है कि हमें क्या करना है। ये रुद्राक्ष के मन के जो मैंने झूठ मूठ के पहने हैं, ये भी मुझे अच्छी मजूरी दिला रहे हैं। बाबा जी अब हम चुटन्नी भी रखेंगे माथे पर, अब हम चंदन का टीका भी रोज लगाते रहेंगे। ये कह रहा है प्रेम प्रकाश कि अब हम चुटैया रखेंगे, माथे पर चंदन का तिलक लगाएंगे, और साथ ही साथ अपना नाम भी अब हम प्रेम प्रकाश बतला रहे हैं। इसी प्रकार की बात इन दोनों के सामने रखकर प्रेम प्रकाश, या जिसे हम कलीमुद्दीन कहते हैं, ये कल्लू अपनी रिक्शा लेकर वापस चला जाता है। वो तो चला जाता है, लेकिन नागार्जुन जी के और उनके साथी के मन में कई सवाल पैदा करता है। नागार्जुन जी सोच रहे हैं कि बेटा प्रेम प्रकाश खूब जियो, क्योंकि 8-10 दिन की भूखमरी के बाद तुम्हारे अंदर ये अक्ल फूटी है कि कैसे जीना है, कैसे परिवार को चलाना है, कैसे अपनी आजीविका चलाना है। इसीलिए वो कहते हैं कि जियो बेटा प्रेम प्रकाश,
क्योंकि कलीमुद्दीन तो भूख की भट्टी में जलकर खाक हो गया है। देखिए, अपना वजूद मिटाकर एक कलीमुद्दीन क्या कर रहा है, प्रेम प्रकाश के नाम से अपनी आजीविका चला रहा है, मजदूरी कर रहा है। वो तो काम ही कर रहा है, लेकिन काम करते समय भी उसे अपनी जात को छिपाना पड़ रहा है। लेकिन कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि बेटा, पूर्णमासी के दिन तुम गढ़ की गंगा में डुबकी भी लगा कर आना, ताकि तू और भी अधिक तरह से हिंदू बन जाएगा। देखिए, वो कहते हैं कि पूर्णमासी के दिन गंगा में डूब लगा आना, क्योंकि ये लिबास जो है ये तुझे अच्छी रोजी रोटी दिला रहा है। सच बेटा प्रेम प्रकाश, तूने तो मेरा दिल जीत लिया, लेकिन तू अब एक काम जरूर करना, मुझे उस नाले के करीब तेरा जो परिवार रहता है, कुनबा रहता है, वहां लेकर चलना। मैं तेरे बीमार माता पिता से मिलूंगा, तेरे नन्हे मुन्ने के साथ खेलूंगा, तेरे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी दाढ़ी नोचेंगे, मैं तेरे घर की चाय पीना चाहता हूँ। इसी प्रकार की सोच नागार्जुन जी के मन में आ रही है, और इसी प्रकार वो सोच रहे हैं कि मैं तेरी अम्मी जान से, अब्बा जान से मिलकर आऊँगा, उनके साथ बैठकर चाय पीऊँगा। लेकिन तभी क्या होता है, देखिए, तभी उनके मन के अंदर से एक आवाज़ फूटती है, और क्या, तेरा सिर बुढ़े अपना इलाज करवा ले तेरी खोपड़ी के अंदर। मतलब देखिए कि बचपन से हमारे ऊपर जो संस्कार हुए हैं, वो संस्कार हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम रीति रिवाजों में इतने जकड़े हैं, रूढ़ी परंपराओं में इतने जकड़े हैं कि आज हम मनुष्यता से ज़्यादा या मानवता से ज़्यादा इन रूढ़ी परंपराओं को, जातीयता को, धर्मांधता को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। अब इसी का चित्रण इस कविता में कवि नागार्जुन जी कहते हैं। देखिए, इस कविता के माध्यम से, इस कविता का अध्ययन करने के बाद हमें इस बात का पता चलता है कि आज भले ही हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर भी जा रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में अगर कुछ किसी दूसरी जात का, किसी दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति रहता है, किसी का परिवार रहता है, तो हम उसके दिल तक का रास्ता भूल जाते हैं। हम न जाने विज्ञान से, तंत्र ज्ञान से इतनी तरक्की कर गए, लेकिन मनुष्यता धीरे धीरे भूलते चले गए। आज हम घर में बैठकर दुनिया के किसी कोने में क्या चल रहा है, किस कोने में कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है, एक झटके में हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं। लेकिन हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, हमारी गली में क्या चल रहा है, इससे आज हम अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आज हमारे देश में दंगे फसाद होते जा रहे हैं, न जाने हम कहाँ जा रहे हैं। अब इसी सवाल को हमारे अंदर नागार्जुन जी उठाते हैं। देखिए, इस कविता के माध्यम से हम यही देखते हैं कि इस सांप्रदायिक दंगे फसादों का आम जनता पर क्या असर हो रहा है। आम जनता किस प्रकार भूख से तड़प रही है, किस प्रकार उनकी रोजी रोटी उनसे छीनी जा रही है। इस कविता के अध्ययन के पश्चात हम इस बात को भलीभांति समझ जाते हैं कि सांप्रदायिकता, विद्वेष या सांप्रदायिकता के कारण आज हमारे देश की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। तो बच्चों, हमें इस सांप्रदायिकता को या इस सांप्रदायिकता के कारण उत्पन्न दंगे फसाद को नष्ट करना होगा, खत्म करना होगा। केवल और केवल मनुष्यता, इसी एक ही जात को, इसी एक ही धर्म को हमें निभाना होगा। धन्यवाद।